हेलो जी, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज है 6 जनवरी। मैं आज फिर बोर्ड पे पढ़ाऊँगा। मेरा मन कर गया यार कि कभी बोर्ड पे पढ़ा दूं, कभी टैब में पढ़ा दूं लेक्चर बना के। तो मेरा आज बोर्ड पे पढ़ाने का मन था, क्योंकि बोर्ड का भी अपना अलग ही मज़ा है, ठीक है। और अक्सर हो सकता है आपको हल्के कम दिख रहे हों, पर समझ आ जाएंगे, ये गारंटी है। और दूसरी बात यह है, शाम को मैं दूसरा वो ले आऊँगा जो कि राइटिंग पेन होता है, और ज़्यादा अच्छे से परफॉर्मेंस आएगी। पर अभी थोड़ा एडजस्ट कर लेना, लेकिन समझ आ जाएंगे, ये गारंटी है। बड़े बड़े लिख रखे हैं मैंने, बड़े बड़े इसी करके लिखे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। और शाम को हिस्ट्री का लेक्चर आज श्योर आएगा, आप उसे भी देख लेना। तो शुरू करते हैं आज का जो खबरों का सिलसिला है उसे। जो सबसे पहली न्यूज़ है ना, वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसकी कोई हद नहीं है। देखो क्या हो गया है, चीन है ना, बदतमीजी से बाज नहीं आ रहा, इसने हद कर दिया है। इसने पेंगोंग त्सो लेक, जो कि पेंगोंग त्सो एक झील है, चीन ने पेंगोंग त्सो झील है जो उस पर एक पुल बना दिया है, एक ब्रिज बना दिया है। ये जो पेंगोंग त्सो झील है, अगर आपको सही से ध्यान हो, कुछ महीने पहले यहाँ पे क्या हुआ था, भारत और चीन की लड़ाई हुई थी। आपको पता है मारपीट भी हुई थी, जिसमें बिहार की जो ब्रिगेड थी उसको लगाया गया था आर्मी की। और ये भी ऑब्जेक्शन उठे थे कि जो पहाड़ी है, यानी कि पहाड़ी डोगरा ब्रिगेड है, या जो गोरखा रेजिमेंट है, इस तरह की रेजिमेंट लगानी चाहिए थी, जिनको एक्सपीरियंस है पहाड़ों का, तजुर्बा है कि वहाँ पे कैसे लड़ा जाता है, कैसे सामना किया जाता है। तो ये वही पेंगोंग त्सो झील है, और इस पे चीन ने पुल बना दिया है। कितनी बदतमीजी कर दी कि वो यहाँ तक आ गया कि उसने अपना यहाँ पे ब्रिज बना दिया है। और जो ये चीन भारत की जो ये सीमा है इस लेक के पास, या चीन भारत की जो भी पूरी सीमा है, उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है, LAC। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए थोड़ा ही फर्क है, जो भारत और पाकिस्तान की सीमा है उसको LOC कहा जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल। और जो चीन और भारत की जो सीमा रेखा, चीन और भारत की सीमा रेखा को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC कहा जाता है। और देखिए क्या किया उसने, अभी ये जो पुल बनाया है, इसके कारण जो कि उसकी पहले 200 किलोमीटर की दूरी तय करके आना पड़ता था, अब वो सिर्फ 40-50 किलोमीटर की दूरी तय करके भारतीय क्षेत्र में आ जाएगा। उसने इतनी हद मचा दी है। इसके साथ ही एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ। ये पेंगोंग त्सो लेक पहले जम्मू और कश्मीर जब स्टेट था, जम्मू कश्मीर राज्य में आती थी, लेकिन इसको 2019 एक्ट के थ्रू 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 यूनियन टेरिटरी बना दी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी में आ गई है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और किस एक्ट से बनी? 2019 के एक्ट से बनी है। इसके साथ ही मैं ये भी बता देता हूँ, चीन और भारत का जो कि बहुत डिस्प्यूटेड एरिया है, उसे अक्साई चीन बोला जाता है। ये भी क्वेश्चन आ जाएगा कि अक्साई चीन किस किस के बीच में डिस्प्यूटेड है, तो चीन और भारत के बीच में है। और ये भी आप जान लीजिए, जब तक ये स्टेट यूनियन टेरिटरी नहीं बने थे लद्दाख और JND के, तब जो अफगानिस्तान की सीमा थी वो जम्मू कश्मीर से लगती थी। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया 2019 के बाद जो एग्ज़ाम हुए। अब अफगानिस्तान की सीमा जम्मू कश्मीर से नहीं लगती है, सिर्फ और सिर्फ लद्दाख से लगती है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैं आपको ये बात कंफर्म कर देता हूँ। अफगानिस्तान की सीमा सिर्फ और सिर्फ भारत में लद्दाख टेरिटरी से लगती है, जो कि मतलब लद्दाख POK से जुड़ा हुआ है, उस लद्दाख से लगती है। तो जान लेते हैं ये न्यूज़, ये कंप्लीट हो गई है। अब चलते हैं अगली न्यूज़ पे। अगली न्यूज़ और भी इम्पोर्टेंट है। मुल्ला पेरियार बांध है, मुल्ला पेरियार बांध केरल में है, और ये पेरियार नदी पे है। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो किस स्टेट में है, एक तो केरल में है, और किस नदी पर है? ये पेरियार नदी पर है। और मैं बता देता हूँ इस पर डिस्प्यूट क्यों है, क्योंकि ये है तो केरल में, लेकिन इसकी जो मेंटेनेंस है, रख रखाव है, कंट्रोल है, वो तमिलनाडु संभालता है। इससे केरल को बहुत ऑब्जेक्शन है। वो कह रहा है कि तमिलनाडु के संभालने के कारण वो तमिलनाडु इसका रिकंस्ट्रक्शन नहीं कर रहा है, और ये बांध कभी भी टूट सकता है, और इसे पूरे केरल की 40% एरिया में तबाही आ सकती है। इस करके ये डिस्प्यूट का रीज़न है। और ये मैं बता देता हूँ, ये बहुत पुराना बांध है, कभी टूट भी सकता है, ये बात भी सच है। 1886 में इसको बनाया गया था, 999 साल के पट्टे पर लेकर अंग्रेज़ों ने। देख रहे हो। और केरल चाहता है कि अब इस पे जो केरल का कब्जा हो या केरल का नियंत्रण हो, ताकि वो उसकी रिकंस्ट्रक्शन कर सके और अपने राज्य के लोगों की ज़िंदगी बचा सके। तो ये था इससे जुड़ा हुआ पूरा का पूरा मुद्दा, मैंने जो क्लियर कर दिया। अब चलते हैं जी अगली न्यूज़ पे।
अगली जो खबर है वो 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे से रिलेटेड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि इस समय पे जो गेस्ट आते हैं ना, और इस समय पे लाल किले से जो हमारे प्रधानमंत्री लेक्चर देते हैं, याद रखना उस लेक्चर को आपने अच्छे से सुनना है। कोई भी एग्जाम हो, 3-3 4-4 क्वेश्चन उस लेक्चर से आते हैं, क्योंकि पूरे साल की योजनाएं बताते हैं, अपनी सफलता बताते हैं। तो 26 जनवरी और 15 अगस्त, 26 जनवरी और 15 अगस्त को जो लेक्चर होता है प्रधानमंत्री का, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि उससे बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं। अब एक क्वेश्चन तो मैं यही करवा देता हूँ। 26 जनवरी और जो कि रिपब्लिक डे होता है, हमारा गणतंत्र दिवस होता है, इस पे जो किसी बाहर के गेस्ट को इनवाइट किया जाता है, ये इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इस बार 26 जनवरी पे मध्य एशिया के देशों को, उनके प्रेसिडेंट को इनवाइट किया जा रहा है एज ए गेस्ट। अब मध्य एशिया में कौन कौन से देश हैं आप ये भी जान लीजिए। ये 5 देश हैं: कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। यानी कि 26 जनवरी रिपब्लिक डे पे मध्य एशिया के इन 5 देशों को के प्रेसिडेंट को एज ए गेस्ट इनवाइट किया जाएगा। इसी के साथ चलते हैं जी अगली न्यूज़ पे। अगली जो न्यूज़ है वो आज के डे से जुड़ी हुई है। आज है 6 जनवरी और 6 जनवरी को वर्ल्ड वार ऑर्फन डे मनाया जाता है। यानी कि जो कि अनाथ बच्चे हैं उनके लिए हमें युद्ध स्तर पर काम करना है। और ये जो मनाया जाता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डे है, 6 जनवरी वर्ल्ड वार ऑर्फन डे। वो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, यानी कि जो यूनिसेफ है, जो कि यूएन की संस्था है, वो बच्चों की देखभाल के लिए उसने एक फ़ंड बनाया है, एक संस्था बनाई है जिसका नाम है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। उसके द्वारा ये किया जाता है वर्ल्ड वार ऑर्फन डे। और ये होता है 6 जनवरी, यानी आज के दिन। बच्चों और महिलाओं पर हमारी सरकार बहुत काम कर रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चलते हैं शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय की बहुत अच्छी पहल है। आपको इससे डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा कि पढ़े भारत किसने शुरू की है। एक तो ये शिक्षा मंत्रालय ने शुरू की है, और दूसरी बात ये क्या है, ये 100 दिनों का एक रीडिंग कैंपेन है। यानी 1 जनवरी से लेकर के अप्रैल के स्टार्टिंग तक, यानी 1 अप्रैल तक, 1 जनवरी से 1 अप्रैल तक का ये एक रीडिंग कैंपेन है 100 दिनों का, जिसमें बच्चों की पढ़ने की परफॉर्मेंस को कलेक्ट करके आगे की स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, डायरेक्ट पूछ लेंगे। शिक्षा मंत्रालय सेंट्रल गवर्नमेंट की है। पढ़े भारत किसने चलाया है? शिक्षा मंत्रालय ने। और कितने दिन का है? ये 100 दिन का रीडिंग कैंपेन है। ये भी पूछ लेंगे क्या है, 100 दिन का रीडिंग कैंपेन है, 150 दिन का रीडिंग कैंपेन है, रिसर्च पे कैंपेन है, एजुकेशन पे बच्चों को बाहर विदेश भेजने का कैंपेन है। तो इसका आंसर आएगा 100 दिन का रीडिंग कैंपेन। इसके साथ ही ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ, 1986 के बाद 2020 में हमारी जो पॉलिसी आई थी एजुकेशन की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एजुकेशन पॉलिसी कब आई 2020 में, और इससे पहले कब आई थी 1986 में। और जो इसका नाम शिक्षा मंत्रालय रखा गया है वो भी उसी एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत रखा गया है। पहले इस डिपार्टमेंट, इस मिनिस्ट्री का नाम मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट था। इसके साथ चलते हैं जी आज की अगली खबर पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कम से कम 20-25 दिन से इस न्यूज़ पे इतना फितूर मचा हुआ है कि इसके फेवर में है ना, जो नॉर्थ ईस्ट के सीएम भी हैं वो भी आ गए हैं। इवन जहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है वो स्टेट भी बीजेपी के गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हो गए हैं। तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ बन जाती है। नागालैंड में अभी भी क्या ब्लेम किया गया कि आर्मी के जो लोग हैं उन्होंने अफसपा का सहारा लेके वहाँ के लोकल निर्दोष लोगों को मार दिया जो कि वहाँ के मजदूर थे। उसके बाद में वहाँ पे अफसपा का बहुत भारी लेवल पे विरोध हो रहा है। अफसपा जो आपको बता देता हूँ, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट इसका नाम है। यानी कि हमारी आर्मी को कहीं पर शांति स्थापित करने के लिए बहुत ज़्यादा हक दे दिए जाते हैं। इवन उन्हें बिना किसी दलील या बिना किसी वकील के सीधे किसी इंसान को शक के बिना पर सीधा गोली मारने के आदेश होते हैं। ये है अफसपा, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। और इसने अभी नागालैंड में कुछ निर्दोष वहाँ के मजदूरों को की हत्या की गई है, ऐसा नागालैंड के व्यक्तियों का वहाँ पे ब्लेम है, जो कि आर्मी पर, भारतीय आर्मी पर, भारतीय सेना पर। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये न्यूज़पेपर बोल रहा है। वही उसी के बेस पे मैं ये टॉपिक आपका क्लियर करवा रहा हूँ कि नागालैंड में नागालैंड के लोकल मजदूरों को भारतीय आर्मी द्वारा अफसपा का सहारा लेके मार दिया गया है।
और इसका नागालैंड में बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा, आप सपा को ख़त्म करो। और वहाँ के जितने भी स्टेट में ये पहले लग चुका है वो भी इसके विरोध में आ गए हैं। और जो सबसे ज़्यादा विरोध में आ गई है वो है कोन्याक कम्युनिटी। है कोन्याक कम्युनिटी नागालैंड की एक बहुत मजबूत और योद्धा कम्युनिटी है। ये फाइटर क्लास है, बहुत ही डेयरिंग तरीके से ये लड़ते हैं। और इसी पे क्वेश्चन आ जाएगा, ये डायरेक्ट भी पूछ लें, कोन्याक कम्युनिटी जब इतनी चर्चा में है तो किस स्टेट में है? वो है नागालैंड में। इससे जुड़ा हुआ एक बेसिक फैक्ट क्लियर करवा देता हूँ। नागालैंड का भारत का बहुत फेमस फेस्टिवल है होरन फेस्टिवल, और ये और भी ज़्यादा चर्चा में आ जाता है क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें शिरकत की थी। तो हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है वो कहाँ पर मनाया जाता है? वो भी नागालैंड में ही मनाया जाता है। और कोन्याक कम्युनिटी जो अभी अफसपा का विरोध कर रही है वो भी नागालैंड में ही है। इसके साथ ये भी पूछ लेते हैं हॉर्नबिल क्या है जिस पे फेस्टिवल मनाया जाता है? पक्षी है, पहाड़ है, क्या है ये? वहाँ का पक्षी है एक हॉर्नबिल, उसी के नाम पर ये नागालैंड में फेस्टिवल मनाया जाता है। इसके साथ ही चलते हैं अगली न्यूज़ पे। ये भी वेरी मच इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इजराइल और भारत के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, यानी कि इस पे काम चल रहा है, अभी हो जाएगा ये, अभी ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बहुत FTA बहुत ही जल्दी हो जाएगा। लेकिन ये जब तक कोई एग्ज़ाम आएगा तब तक ये हो चुका होगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हफ्ते तक ये हो जाएगा। इजराइल और भारत के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी एक दूसरे के सामानों पर टैक्स को ख़त्म कर दिया जाएगा। लिस्ट होती है 100 सामान, 150, 200 पर, और उनको बिना किसी टैक्स के एक दूसरे के देश में बेचने की पूरी परमिशन होगी। इसे बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और ये अभी राजस्थान के एग्जाम में इस पे क्वेश्चन भी आया था कि इससे पहले भारत का किसके साथ FTA हुआ था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था? तो आपको याद रखना अभी भारत का इजराइल के साथ हुआ है, लेटेस्ट को वो पूछेंगे। इसके साथ ही मैं ये भी बता देता हूँ, भारत की जो एम्बेसी है वो इजराइल में तल अवीव में है, जबकि इजराइल की जो कैपिटल है वो यरूशलेम है। इस पर भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत की एम्बेसी इजराइल में कहाँ पर है? वो है तल अवीव में। और एक और क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नफ्ताली बेनेट हैं वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, इससे पहले वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे वो बेंजामिन नेतन्याहू थे, उन्होंने बहुत साल वहाँ पर राज किया। लेकिन अब नफ्ताली बेनेट आए हुए हैं और इन पर भी क्वेश्चन बनने की काफ़ी उम्मीद है। इजराइल की जो कैपिटल है वो जेरूसलम है। इसके साथ ही चलते हैं जी अगली खबर पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आजकल इतनी चर्चा में आ गई है ये कि खुद सेंट्रल गवर्नमेंट को पार्टिसिपेट करके इसको बंद करना पड़ा। ये एक सॉफ्टवेयर है गिटहब सॉफ्टवेयर है। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यानी कि कोई भी इसमें एंट्री मार के कुछ भी कर सकता है। और इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि गिटहब क्या है, तो बता देता हूँ। इस पर वुमेन को सेल किया जा रहा है, इंडियन वुमेन को, और बहुत सी वुमेन जो इस काम से नहीं जुड़ी हुई है उनको बदनाम किया जा रहा है। और आपको पता है इस सरकार का बहुत जोर है वुमेन एम्पावरमेंट पे, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और खुद केंद्र सरकार ने इसकी पूछताछ करके इस पे वर्क किया है, ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जो वुमेन को सेल किया गया है, किस सॉफ्टवेयर पे किया गया है? गिटहब पर किया गया है। एक तो ये इम्पोर्टेंट है। दूसरी न्यूज़ ये है, मैंने अभी आपको 2-1 दिन पहले बताया था कि जो दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस है उसने कुछ ऐसी ऐप को पकड़ा है जिस पे कि मुस्लिम महिलाओं को सेल किया जाता था और एक्चुअल में सेल किया जाता था। उन पर कार्रवाई की थी दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस ने। उससे जुड़ी हुई जो ऐप है वो बहुत ज़्यादा जो चर्चा में है, उस ऐप का नाम है बोली भाई। बुल्ली भाई भी बोल सकते हैं, पर ये बोली भाई जैसे बोली लगाई जाती है। तो ये जो काम किया गया है ये भी दिल्ली पुलिस और सरकार के द्वारा मिलकर किया गया है। इस बुल्ली भाई ऐप को भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया, बोली भाई। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और आपको पता है साइंस एंड टेक का ज़माना है, तो टेक्नोलॉजी पे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोई भी एग्ज़ाम हो। तो गिटहब और ये सॉफ्टवेयर और बोली भाई ऐप है जो सरकार ने ये खुद पार्टिसिपेट करके सेंट्रल लेवल पे इनको बंद करवाया गया, ताकि महिलाओं की खरीद फरोख्त और उनकी बदनामी बंद हो। और ये जो महिलाओं को बेचने या इनको रोकने का काम किया जाता है, ये आर्टिकल 23 में फंडामेंटल राइट में गैर कानूनी घोषित किया गया है। ये आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आर्टिकल 23, जिसमें किसी भी इंसान को बेचना या खरीदना गैर कानूनी है, उसके तहत ही काम हो रहा है।
ठीक है। तो अब चलते हैं जी अगली न्यूज़ पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और वैसे तो ये थोड़ी मेरे वे में मतलब इस पे मुझे हंसी भी आई कि मतलब पाकिस्तान इसके काबिल नहीं है, वो तो झूठी न्यूज़ भी दे सकता है इसके बारे में, लेकिन वो फॉर्मेलिटी भी करता है, तो वो भी एक हमारा उसके साथ ऐसा मतलब रिश्ता है या इस तरह की दुश्मनी है या इस तरह का जो रिलेशन है हमारे पाकिस्तान के, वो पूरे वर्ल्ड लेवल पे छाए हुए हैं कि हाँ ये अब दोनों के बीच में ये हरकत हुई है। तो ये जो हरकत है ये भी बहुत बड़े लेवल की है, और इस पे भी क्वेश्चन बनने की उम्मीद है। मैं बता देता हूँ आपको क्या हुआ है। इंडिया और पाकिस्तान क्या करते हैं कि 1 जनवरी और 1 जुलाई हर 2 साल में 2 बार, 1 साल में 2 बार 1 जनवरी और 1 जुलाई को क्या करते हैं इंडिया और पाकिस्तान, परमाणु प्रतिष्ठान है यानी कि जहाँ जहाँ पे परमाणु केंद्र हैं उनकी सूची का आदान प्रदान करते हैं। पहली बात तो ये काम इंडिया सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन वैसे ही डायरेक्ट बन गया। दूसरी बात तो इंडिया और पाकिस्तान की दुश्मनी है वो जग जाहिर है, और इन देशों में भी आपस में परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची आदान प्रदान करना कि हम यहाँ पे परमाणु काम जो कर रहे हैं, परमाणु रिसर्च कर रहे हैं बिजली बनाने के लिए, ना कि परमाणु बम बनाने के लिए। तो इस तरह की एक दूसरे के साथ सूचना का आदान प्रदान करना भी, ये भी बहुत बड़ी बात हो जाती है, और वर्ल्ड लेवल पे ये बात छा जाती है कि देखो इन दोनों के बीच में ये चीज़ हो रही है, एक दूसरे के बीच में ट्रस्ट बन रहा है। वैसे एक अच्छी चीज़ भी है कि एक दूसरे के बीच में ऐसी हरकतें, ऐसे काम होते रहेंगे एक दूसरे के बीच में, तो ट्रस्ट बनेगा। लेकिन हमें इसे पेपर के नज़रिए से देखना है। पहली बात तो यह है इंडिया और पाकिस्तान ने दोनों ने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है ताकि एक दूसरे को खतरा ना हो और साथ में एक दूसरे में विश्वास बना रहे। और ये डेट भी वेरी मच इंपॉर्टेंट है। ये डेट है 1 जनवरी और 1 जुलाई को, 2 बार साल में हर बार ये किया जाता है, और ये काम 1991 से हो रहा है। इसके साथ ही मैंने लिखा नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मुद्दा और क्लियर कर देता हूं पाकिस्तान से जुड़ा हुआ। पाकिस्तान और भारत के बीच में 1960 में सिंधु नदी जल समझौता हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी नॉलेज के लिए भी, आपकी मतलब जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो भी बहुत क्लियर होगी, और साथ में आपको इससे बहुत पेपर से का भी डाटा मिला। 1960 में जनरल अयूब खान पाकिस्तान के और भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में सिंधु नदी जल समझौता हुआ था, जिसमें वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक ने मध्यस्थता की थी। यानी कि उसने कहा था कि ये समझौता मैं करवा रहा हूँ और ये सफल साबित होना चाहिए। जब कोई विश्व बैंक जैसी संस्था बीच में आ जाती है वो मान्य ज़्यादा हो जाता है। और सिंधु नदी जल समझौता, इसका नाम सिंधु रखा गया क्योंकि सबसे बड़ी नदी इसमें सिंधु थी, लेकिन इसमें 6 नदियों को डिसाइड किया गया कि 6 नदियों का पानी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिवाइड होगा। ऊपर की 3 नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी यूज करेंगी पाकिस्तान 80% और 20% भारत। और जो नीचे की 3 नदियां रावी, ब्यास और सतलुज, उनका 80% पानी यूज करेगा भारत और 20% पानी भेजा जाएगा पाकिस्तान को। यानी नीचे की जो 3 नदियां रावी, ब्यास, सतलुज पे हम किसी भी तरह का कोई भी प्रोजेक्ट, डैम चला सकते हैं क्योंकि उसका पानी हमारे अंडर है 80%। दूसरी बात, 80% का मतलब हम वो काम कर सकते हैं जो हम खुले मन से चाहते हैं। लेकिन अगर हम सिंधु, झेलम और चिनाब को ऊपर कोई प्रोजेक्ट चलाना चाहते हैं तो पहले हमें विश्व बैंक की परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि विश्व बैंक की मध्यस्थता में समझौता हुआ था और वही बताएगा कि वहां पर कोई प्रोजेक्ट चला सकते हैं, कोई बांध बना सकते हैं या नहीं। अभी फिलहाल ये चर्चा में भी था क्योंकि किशन गंगा नदी पे भारत एक बांध बना रहा है और वो उस सिंधु नदी जल समझौते जो कि 1960 में हुआ था उसका पूरा ध्यान रख रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि ये उस समझौते का उल्लंघन है। वो इस मुद्दे को विश्व बैंक के सामने लेके गया क्योंकि वही मध्यस्थ था, पर विश्व बैंक ने कहा कि जो किशन गंगा बांध बन रहा है वो बिल्कुल एकदम सही है और सिंधु नदी जल समझौते की शर्तों को पूरा कर रहा है। तो एक किशन गंगा नदी पे जो किशन गंगा बांध बन रहा है ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और ये पूछने के भी ज़्यादा चांसेस है क्योंकि गंगा से रिलेटेड नाम है जो या तो सेंट्रल इंडिया में है या फिर साउथ इंडिया में है, और जो कि जम्मू कश्मीर में किशन गंगा नाम आना ये और भी थोड़ा क्वेश्चन को घुमा देता है। तो थोड़ा इस पर ध्यान देना। किशन गंगा नदी पे प्रोजेक्ट बन रहा है जम्मू कश्मीर में और किशन गंगा ही उस बांध का नाम है और ये विश्व बैंक तक चला गया था, तो ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये था पूरा का पूरा सिंधु नदी जल समझौता और आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। आज के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।